हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कि हमारे जो सेल है वो सेल में सेल वॉल को में क्या किस चीज़ का बना हुआ होता है, क्या होता है, इन सबको देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को देख लिया था, अब हम लोग सेल वॉल को देखने जा रहे हैं। तो ये सेल वॉल क्या होता है, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा। ये जनरली एनिमल को छोड़ दिया जाए या माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए या कुछ और सेल को छोड़ दिया जाए तो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखेंगे, आउटर मोस्ट रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। और ये जनरली परमिएबल नेचर का होता है और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया वाला स्ट्रक्चर होता है। तो बात करें अगर सेल वॉल की, तो सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में सेल वॉल बना हुआ होता है सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का, पैक्टिन और प्रोटीन का। जबकि एल्गी में बात करें, जो कि एक प्लांट ही है, उसमें सेल वॉल का कंपोजिशन थोड़ा अलग हो जाता है। वहाँ सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज के अलावा ग्लैक्टन्स पाए जाते हैं, ग्लैक्टन्स के अलावा मैनस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। तो बात करेंगे सेल, तो हम लोग क्यों बोलते हैं प्लांट से सेलुलोज का बना हुआ है। तो प्लांट का जो सेल वॉल का होता है, उसका जो मेन कंपोनेंट है वो सेलुलोज है, अदर कंपोनेंट थोड़े लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। वैसे ही यहाँ भी सेलुलोज मेन इसका मेन कंपोनेंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये देखिए सेल का सेल वॉल है। आगे इसके बढ़े हम लोग, इसके आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे तो सेल वॉल का कैसा प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए सेल वॉल, जब मेस्मेटिक टिश्यू पाई जाती है तो मेस्मेटिक टिश्यू में भी सेल वॉल है। वहाँ पे जो सेल वॉल सबसे पहली बनती है उसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल है, इसका साइज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, डिवाइड करना है। तो प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है, इलास्टिक नेचर की होती है और उसका वो थिक भी होता है। और प्राइमरी सेल वॉल समय के साथ साथ जब बढ़ती जाती है तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेल का साइज बड़ा होता जाता है, तो अंदर की तरफ जो सेल वॉल बनती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, मल्टीलेयर्ड होती है, और समय के साथ साथ सेकेंडरी सेल वॉल ही सेल में रहती है, और प्राइमरी सेल वॉल क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में दिया गया है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है फॉर्म इनर साइड टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के इनर साइड की तरफ इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये फिगर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मिडिल लैमेला है, प्राइमरी सेल वॉल है। तो प्राइमरी सेल वॉल ये है। अब देखिए प्राइमरी सेल वॉल में देखिए पैक्टिन है, ग्लाइकन सेलुलोज, इनकी क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट है। और ये मिडिल लैमेला क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। मिडिल लैमेला क्या होता है, जो दो सेल के बीच में, जैसे ये सेल का सेल, एक सेल है, ये एक सेल है, दोनों को बीच में जोड़ने के लिए जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, सीमेंटिंग मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला इज अ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू प्लांट सेल, और वो जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, मिडिल लैमेला सीमेंटिंग मटेरियल है। उसके अलावा दो सेल के बीच में दोनों को कनेक्ट करने के लिए साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, इस तरह ट्यूब लाइक कनेक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा में क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाई होकर ट्यूब लाइक कनेक्शन बनाती है। ट्यूब लाइक कनेक्शन बच्चों ध्यान रखना है। और वो किसका बना होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, डेस्मोट्यूबुल्स। और पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दो सेल को कनेक्ट करने के लिए, कुछ इस तरह से दो सेल को कनेक्ट करने के लिए ट्यूब लाइक कनेक्शन होते हैं, ट्यूब लाइक कनेक्शन होते हैं, जिससे कि साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज होता है। ध्यान रखेंगे इसको। तो वही यहाँ पे दिया है। तो क्या इस प्लाज्मोडेस्माटा सब में पाया जाएगा, नहीं, सब में नहीं पाया जाएगा, जो प्लांट लिविंग सेल होते हैं उसी में पाए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंक्शन क्या है सेल वॉल का, सेल वॉल का फंक्शन सबसे पहला होता है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, और ये सेल को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज से। ध्यान रखना है बच्चों, मैकेनिकल डैमेज से ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, एक सेल का दूसरे सेल से क्या इंटरेक्शन होना है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, अभी हम लोग समझे हैं। ये एक तरह से बैरियर की तरह काम करता है कि अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर न कर पाए, इसको अभी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो हम लोग में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में चार स्ट्रक्चर आते हैं, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल। इसके लिए हम लोग याद रखेंगे गर्ड वी, GERL गर्ड वी, जी फॉर गोल्जी बॉडी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L फॉर लाइसोसोम, V फॉर वैक्यूल। इसको गर्ड वी बोलते हैं। गर्ड वीज में क्या होता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। तो बात आती है इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को क्यों नहीं कहते हैं? जिनका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हो। कोऑर्डिनेटेड सबका होता है, लेकिन उन कोऑर्डिनेशन के बिना काम आगे ना बढ़ पाए, ना काम हो पाए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखिए यहाँ पे जैसे गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनेगा और लिपिड बनेगा वो आएगा गोल्जी बॉडी के पास, उसकी पैकेजिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी। अब उसकी पैकेजिंग प्रोसेसिंग होने के बाद उसको क्या किया जाता है? जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेजा जाता है, नहीं ज़रूरत है उसको स्टोर कर लिया जाता है वैक्यूल में। और लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम भी गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से बनता है। जो प्रोटीन लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम भी प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्मेशन करती है। उस वेसिकल का फॉर्मेशन हमारी कौन करती है? हमारी लाइसोसोम करती है। तो ओवरऑल सब फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है यहाँ पे। तो ये क्या हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। और ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ना शुरू करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए कहाँ जाते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है वो मॉडिफाई होके कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ध्यान रखना है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए ट्यूबुलर शेप का है, लैमेलर शेप का है, ये दिख रहा होगा। ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से नहीं डेवलप हो रहा है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली आपके सेल मेम्ब्रेन से निकल रहा है। यहाँ पे सेल आउटर सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है एक तरह से, और इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियर, यहाँ पे राइबोसोम पाया जा रहा है। जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे आपको देखिए। तो ये क्या है? नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का बनाया जाता नेटवर्क होता है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है। अब इसमें दो तरह के स्पेस पाए जाते हैं, एक ल्यूमिनल स्पेस या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इनसाइड देखिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखिए बीच बीच में खाली जगह पाई जा रही है, इसको बोलते हैं ल्यूमिन बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस है वो ल्यूमिनल स्पेस। और देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो स्पेस मिल रहा है, ये देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अंदर ल्यूमेन है, इसके बाहर जो स्पेस है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और ये दो तरह का होता है, हम लोगों ने बात किया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देखिए जरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इसमें हम लोगों ने बात किया था, वो इसमें क्या रखा है? राइबोसोम बियर करता है। और आपको जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कई बार आपके एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है आपका लिपिड का फॉर्मेशन करता है। लिपिड के साथ साथ ये स्टेरॉयड हार्मोन का भी सिंथेसिस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, स्टेरॉयड हार्मोन कौन बनाता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। देखिए जरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बना है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? अपना अलग से, जैसे नॉर्मली होता है वैसे बना हुआ है। और ये देखिए जरा, इसमें आप देखिए इसमें देखिए ये इधर ये अपना अलग से एक्सटेंड हुआ है, इसी में से एक्सटेंड होके लैमेलर से ट्यूबुलर से भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए गए। ये में ध्यान रखेंगे तो आपके एनसीईआरटी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। ये नीला नीला दिख रहा है, बीच में ये ल्यूमेन है, इसको ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं। और ये बीच बीच में जो जगह है इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम लोग आते हैं इसमें गोल्जी अपरेटस में। तो ध्यान रखिएगा, गोल्जी अपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने 1898 में किया था। इसका जो ये डिस्क से स्ट्रक्चर होता है और इसका डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। ये डेटा भी आपको ध्यान होना चाहिए। और ये जो गोल्जी बॉडी है, ये छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर जो बने हैं इसको बोल रहे हैं क्या? सिस्टर्नी। ध्यान रखेंगे, कई सिस्टर्नी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। और इसमें देखिए सिस्टर्नी में दो फेज है, एक सिस फेज है एक सिस फेज है और दूसरा ट्रांस फेज है। सिस फेज को कनकेव है और ट्रांस फेज कैसा है? कन्वेक्स है। तो सिस फेज और ट्रांस फेज आपको ध्यान रखना है।
ये फॉर्मिंग फेज है, ये मैच्योरिंग फेज है। ठीक है, यहाँ चीज़ें आएंगी, उनका इनको यहाँ से चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, मैच्योर किया जाएगा, पैकिंग किया जाएगा, इधर से रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसको मिडिल मैन ऑफ द बी सेल बोला जाता है, इसको मैक्रो पुलिस मैन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस में ध्यान रखेंगे क्यों कहा जाता है, थोड़ी देर रुक के इससे बात करेंगे। तो वही यहाँ पे दिखा गया है, यह डिस्क स्ट्रक्चर होता है जो सिस्टर्नी से बना हुआ होता है। इसके दो फेज है, सिस फेज और ट्रांस फेज, कनकेव फेज और कन्वेक्स फेज, और सब क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग नहीं होते हैं, सब इंटरकनेक्टेड हैं। आगे हम बात करें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात, इसका फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, शुगर बनाता है। देखिए जैसे लिपिड, प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना, यहाँ आया तो उस पर एक टैग लगाया जाएगा, उस पर लिपिड और उस पर शुगर लगा दिया जाएगा। जो लिपिड पे शुगर लग गया तो ग्लाइकोलिपिड बन गया, और प्रोटीन पे शुगर लगा तो ग्लाइको प्रोटीन बन गया। शुगर और प्रोटीन बना के पैक करके प्रोसेस करके इसको कहाँ भेजना है, सेल के अंदर भेजना है या सेल के बाहर भेजना है, ये डिसाइड कौन करता है, हमारा गोल्जी बॉडी। तो ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करता है। तो ध्यान रखेंगे सिस मॉलिक्यूल्स, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मॉलिक्यूल आएंगे पैकेज होकर सिस की तरफ आएंगे और ट्रांस से भेज दिए जाएंगे। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम में होता है मॉडिफाई होता है कहाँ पे, यहाँ पे गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी में, और यहाँ पे शुगर जोड़ दिया जाता है। तो फॉर्मेशन किसका होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग लाइसोसोम की तरफ। तो लाइसोसोम भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये कैसे बनता है, प्रोसेस और पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडीज बनता है। हम लोगों ने शुरुआत में ही बात किया था कि गोल्जी बॉडी का जो वेसिकल है वो बना हुआ होता है, सॉरी लाइसोसोम का जो वेसिकल होता है वो गोल्जी बॉडी बनाती है। इसके अंदर जो एंजाइम है जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और आपको ध्यान रखना है लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों, उसके अंदर वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकता है। तो हमारे सेल में कोई हार्मफुल पार्टिकल आए या किसी चीज़ को निकालना हो, सब क्या करते हैं, गोल्जी बॉडी उसको क्या करते हैं कि उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इवन सेल बूढ़ा होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, तो भी सेल क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इवन जब पूरे सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर सकता है, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। और उसमें जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम बच्चों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब वो एंजाइम जो कि वाटर के प्रेजेंस में चीज़ों को हाइड्रोलाइज कर दे, ब्रेक कर दे, जिसमें आता है लाइपेज आता है, प्रोटीएज आता है, कार्बोहाइड्रेज आता है, न्यूक्लियेज आता है। ये डिफरेंट टाइप के आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये जो इसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट सबको, न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम की बात की हो गई बच्चों। अब लाइसोसोम के बाद हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा वैक्यूल कैसा होता है। तो वैक्यूल, पहली बात आपको ध्यान रखना है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। एनिमल सेल में ये तो नहीं पाया जाएगा, तो बहुत स्मॉल पाया जाएगा, और प्लांट सेल में तो ये 90% स्पेस एक्वायर कर लेता है, इतना बड़ा साइज का होता है। और ये इसके जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी वैक्यूल की, इसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो हम लोग जो भी बनाते हैं, किसी चीज़ को स्टोर करना हुआ हम लोग वैक्यूल में डालेंगे। जो प्लांट में सेल स्टोरेज का काम करती है, उसमें वैक्यूल का साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है। और बात करें तो अदर कोई हार्मफुल पार्टिकल है उसको भी ये स्टोर करता है, बाद में निकाल दिया जाता है। इवन ऑस्मोटिक बैलेंस करने का काम भी हमारा क्या करता है, वैक्यूल करता है। तो हमको इसमें ध्यान रखना है कि वैक्यूल जो होता है स्टोरेज में पहले काम करेगा, और प्लांट में क्या करते हैं, प्लांट में ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ एनिमल्स में, मतलब ऑर्गेनिज्म में, जो कॉन्टैक्ट वैक्यूल मॉडिफाई होता है, यहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है अमीबा में, जो कि एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। और कुछ सेल होते हैं प्रोटिस्टा के जिसमें फूड वैक्यूल पाया जाता है, और वो फूड को इंगल्फ करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज कर दिया गया। यहाँ फूड वैक्यूल पाया जाता है किसमें, आपके पैरामीशियम में पाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप का मॉडिफिकेशन भी है। और ये देखिए वैक्यूल है, बड़े बड़े वैक्यूल है, प्लांट सेल में कितना स्पेस एक्वायर किया है, तो स्टोर करना होगा तो यहाँ वैक्यूल पाया जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपका रहा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे।
तो आज बच्चों प्रॉपर रिवाइज कीजिए, तैयार कीजिए यहाँ तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।